हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्यूटर पॉलिश पर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पर रेगुलरली हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं जो बीए के स्टूडेंट्स के लिए हैं। और आज का जो वीडियो है उसमें हम हमारी पिछली सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे जो कि पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली जो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो अगर आप बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर हम दोस्तों बात करें तो पिछले वीडियो में यानी कि इसके पहले का जो पार्ट 5 था उसमें हम डिस्कस किए थे उदारवादियों के बारे में कि उदारवादी क्या होते हैं या कांग्रेस का उदारवादी काल क्या रहा। तो हम इसको समझ चुके थे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में कुछ और बातें, जैसे कि उदार राष्ट्रवादियों के सिद्धांत क्या थे, उदार राष्ट्रवादी जो थे वो किस तरह से चाहते थे कि उनकी उपलब्धियां जो थीं, उदार राष्ट्रवादियों की उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे और साथ में कुछ और हेडिंग्स को हम डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहिए इस चैनल पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है उदार राष्ट्रवादियों के सिद्धांत। तो उदार राष्ट्रवादियों के सिद्धांत यहाँ पर लिखा हुआ है और इसमें आपके लिए बता रहे हैं कुछ खास बातें। तो आप इसको पढ़ते जाइएगा। जैसा कि हर वीडियो के साथ मैं पीडीएफ भी अपलोड कर देता हूँ, तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं पीडीएफ को। तो लिखा हुआ है उदार राष्ट्रवादी ब्रिटिश शासन को भारतीयों के हित में मानते थे। तो मैं जैसा कि पिछली वीडियो में ही बताया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। मैंने उसमें बताया था कि भारतीयों के हित में मानते थे अंग्रेजों का रूल यानी कि ब्रिटिश शासन, उदारवादी लोग। इनका कोई ज़्यादा विशेष सोचना नहीं था कि पूर्णतः या कम्प्लीटली आज़ादी मिले भारतीय लोगों को। इनका तो मानना महज इतना सा था कि एक संविधान बना दें ब्रिटिश सरकार, अच्छा खूबसूरत सा, और साथ में हमारे लिए कुछ खास तरह की सुविधाएं दे दें और बस काम चल जाएगा। तो उदारवादी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ब्रिटिश सरकार को अच्छा मानते थे। आगे उदारवादियों की विचारधारा की बात करें तो कुछ खास तरह के पॉइंट्स के फॉर्म में आपके लिए समझा रहे हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है ब्रिटिश शासन एक वरदान। उदारवादियों की मानसिकता क्या थी? उनकी मानसिकता थी कि ब्रिटिश शासन तो एक वरदान है भारतीयों के लिए, क्योंकि उनके अनुसार भारत में शांति और व्यवस्था अंग्रेजों की ही देन थी। इनका मानना था कि जो भी शांति व्यवस्था है वो अंग्रेजों के द्वारा ही मिली है। इसके बाद उदारवादी नेताओं की अगर हम बात करें दोस्तों, तो गोपाल कृष्ण गोखले एक उदारवादी नेता माने जाते हैं। तो क्वेश्चन आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि गोपाल कृष्ण गोखले किस विचार के नेता थे? उदारवादी थे या बोल सकते हैं आप लोग कि उग्र विचारधारा वाले थे? तो ये थे उदारवादी। तो गोपाल कृष्ण गोखले के शब्दों में यहाँ पर लिखा हुआ है, गोपाल कृष्ण गोखले बोलते हैं, कहते हैं कि आज केवल अंग्रेज ही व्यवस्था बनाए रखने में सफल हैं और व्यवस्था के बिना कोई उन्नति संभव नहीं है। तो गोपाल कृष्ण गोखले साहब का कहना बिल्कुल सही था कि व्यवस्था के बिना कोई उन्नति संभव। आगे दिया हुआ है कि एक शताब्दी के काल में अंग्रेजों ने जो यहाँ शांति व्यवस्था स्थापित की है उसका कोई विकल्प खोज लेना संभव नहीं है। यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले ये कहना चाहते थे कि जो व्यवस्था अंग्रेजों के आने के बाद हिंदुस्तान में हुई है, भारत में हुई है, शायद वो व्यवस्था अंग्रेजों के पहले भारत में नहीं रही होगी। इसी के साथ दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं, ब्रिटिश शासन की न्यायप्रियता में विश्वास। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हो ब्रिटिश शासन की न्यायप्रियता में उदारवादी नेताओं को बहुत ज़्यादा विश्वास था। उनका मानना था कि अंग्रेज लोग न्यायप्रिय लोग हैं, यहाँ पर लिखा भी हुआ है न्यायप्रिय लोग हैं और भारतीयों के प्रति भी वे न्यायपूर्ण व्यवहार करेंगे, ऐसा उनका मानना था। हालांकि अंग्रेजों ने ऐसा किया नहीं, न्यायपूर्ण व्यवहार हमारे साथ किया नहीं, मगर उनका मानना था। आगे लिखा हुआ है यदि सरकार को भारतीयों की मांगों एवं भावनाओं से अवगत कराया जाए तो वह उनका निवारण करने तत्काल प्रयास करेंगे। उदारवादी ये भी मानते थे कि अंग्रेज लोग तो इतने अच्छे हैं कि अगर भारतीय उनसे कुछ बात करें या भारतीय अपनी मांगें बताएं तो वो निश्चित ही उन मांगों को पूरा कर देंगे। तो एक हिसाब से हम बोल सकते हैं उदारवादियों का बहुत ही ज़्यादा विश्वास था अंग्रेजों की नीतियों में, लेकिन ये विश्वास बहुत जल्दी उनका टूट गया, जो हम आगे की वीडियोस में समझेंगे। आगे लिखा हुआ है दोस्तों अंग्रेजों के प्रति उदारवादी नेताओं की भक्ति रहमतुल्लाह सयानी के कथन से स्पष्ट हो जाती है। तो जिनका नाम था रहमतुल्लाह सयानी, ये भी उदारवादी गुट के नेता थे
और इन्होंने बेसिकली कहा है कि अंग्रेजों से बढ़कर सच्चरित्र तथा सच्ची जाति इस सूर्य के प्रकाश के नीचे नहीं बसती। बाप रे बाप, इन्होंने तो मौज कर दी। तो ये कहना चाहते हैं कि अंग्रेजों से बढ़कर तो कोई सच्चरित्र वाला और सच्ची जाति हो ही नहीं सकती हिंदुस्तान में। तो ठीक है भाई, उन्होंने कहा था, हम मान लेते हैं और आगे चलते हैं। तो आगे डिस्कस करते हैं। यही कारण था कि उदारवादी नेता ब्रिटिश शासन की समाप्ति के स्थान पर उसके मार्गदर्शन के इच्छुक थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के शब्दों में इंग्लैंड हमारा मार्गदर्शक है। मतलब एक नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी थे, एक नेता यहाँ पर आपको बताया रहमतुल्लाह सयानी। अगर ऐसा प्रश्न आता है उदारवादी नेताओं का जिक्र कीजिए, वर्णन कीजिए, तो आप इनके नाम लिख सकते हो। एक बताया गोपाल कृष्ण गोखले। कुछ लोगों की बात मैंने पिछली वीडियोस में ही बताई हुई है, तो आप हम भी देख सकते हैं। इसके बाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी का हम बात कर रहे थे, तो उनके शब्दों में वो लिखते हैं कि इंग्लैंड हमारा मार्गदर्शक है, अंग्रेजों की न्याय, बुद्धि, दया भावना में हमारा पूर्ण विश्वास है। तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी का स्टेटमेंट था। तो दोस्तों, जब भी आप यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम देने जाएँ, फर्स्ट ईयर के ये वीडियो है, तो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे समझ लें। जब भी तो आप हमेशा ध्यान रखें, ये जो लोगों के कुछ खास तरह के स्टेटमेंट थे, इनको अच्छे से पेन से आप कोट करें, जिससे उनको चेकर को बहुत अच्छे से आपकी सारा स्टेटमेंट समझ में आ जाए। आगे सुरेंद्रनाथ बनर्जी बोलते हैं कि अंग्रेजों के न्याय, बुद्धि और दया भावना में हमारा पूर्ण विश्वास है। संसार की महानतम प्रतिनिधि सभा, संसदों की जननी ब्रिटिश कॉमन सभा के लिए हमारे हृदय में असीम श्रद्धा है। तो दोस्तों, ये स्टेटमेंट है सुरेंद्रनाथ बनर्जी का। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट हो सकता है वो आप देख लीजिए। तीसरा पॉइंट है संवैधानिक पद्धति में विश्वास। मैंने आपको पहले ही बताया है कि अंग्रेज लोग जो थे, उनकी सबसे खास बात ये थी कि वो संविधान के नाम पर, या हम बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर, लोगों को कंफ्यूज करके रखते थे। और यही कंफ्यूजन उदारवादियों में भी थी। उदारवादी ये मानते थे कि संवैधानिक पद्धति में विश्वास है अंग्रेजों का, और ये सबसे अनूठा, सबसे अच्छा तरीका है। तो संविधान होना गलत नहीं है, लेकिन अंग्रेजों का जो संवैधानिक व्यवस्था थी, उसमें कहीं ना कहीं उनके लिए ज़्यादा सुविधाएं थी, जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, और भारतीयों के लिए बहुत ज़्यादा सुविधाओं का अभाव था। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट को क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक दौर के नेताओं ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संवैधानिक साधनों के मार्ग को चुना, जिसके कारण उन्हें उदारवादी कहा गया। तो उदारवादियों का सबसे अच्छी परिभाषा यहाँ से आपके लिए मिल सकती है। क्वेश्चन आता है उदारवादियों की परिभाषा की परिभाषा लिखिए, तो आप यहाँ से लेके पूरा यहाँ पर लिख सकते हैं थर्ड लाइन तक कि संवैधानिक साधनों के मार्ग को जिसने चुना वही क्या कहलाए, उदारवादी कहलाए कांग्रेस के शुरुआती दौर में। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इन्होंने आंदोलन, तोड़फोड़, हड़ताल, क्रांति, संघर्ष ये सब नहीं किया। हम समझ सकते हैं यहाँ पर कि आंदोलन, तोड़फोड़, हड़ताल, क्रांति, संघर्ष से दूर रहते थे। इनका विश्वास इन सारी चीज़ों में नहीं था। इसके स्थान पर इनका विश्वास था विनय करने में अंग्रेजों से, प्रार्थना पत्र, शिष्टमंडलों का गठन करते थे, यानी कि हाथ जोड़ के अंग्रेजों से अपनी मांगों को मनवाते थे। तो दोस्तों, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि उदारवादियों की जो आलोचना होती है, आलोचक जो बुराई करते हैं उदारवादी नेताओं की, उदारवादी नेताओं की उस समय के, वो यही कहते हैं कि अंग्रेज लोगों से ये लोग एक हिसाब से भिक्षा मांग रहे थे। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है राजनीतिक भिक्षावृत्ति हो रही थी उस टाइम पर उदारवादियों के द्वारा, और कहीं ना कहीं ये गलत था। तो इसी वजह से तो आगे जाके नया सिस्टम आया है जिसको हम बोलते हैं उग्र राष्ट्रवाद या उग्र विचारधारा वाले लोग आए, जिसमें हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में लाल बाल पाल के बारे में। चलिए, तो इसी के साथ नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। क्रमिक सुधारों में विश्वास। उदारवादी क्या चाहते थे? क्रमिक सुधारों में विश्वास चाहते थे। वो कहते थे कि शुरू में कांग्रेस की शासन व्यवस्था में जो मांगे थीं वे अत्यंत साधारण एवं व्यवहारिक थी। यानी कि शुरू में कांग्रेस पार्टी में जो नेता थे, इनकी मांगें बहुत साधारण थीं। तो ये ऐसी हर एक मांग से बचते थे जिसमें सरकार अप्रसन्न रहे। यानी कि ये हमेशा सोच कर रखते थे कि ऐसी मांग नहीं करेंगे जिससे ब्रिटिश सरकार क्या हो, अप्रसन्न हो। अपनी मांगों को वे तुरंत पूरा करने की जिद भी नहीं करते थे। तो तभी तो हो पाएगा ना, तभी उदारवादी लोग जाने जाते, इसलिए उनकी बुराई की गई है। और जो इसके बाद वाले आए, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, वो कैसे थे, तुरंत लड़ने वाले कि कर नहीं है, करवा नहीं है, इस तरह के लोग थे। तो धीरे धीरे काम करवाना चाहते थे, जिस वजह से लिखा हुआ है क्रमिक सुधारों में विश्वास। यहाँ पर बताया हुआ है सुधारों में क्रमिकता का कारण बताते हुए
नरमदली नेता, नरमदली मतलब जो कहीं ना कहीं यही उदारवादी नेता थे, उनमें से एक नेता की बात और करना है। रमेश चंद्र दत्त ने 1901 में कहा था, भारत की जनता अचानक होने वाले परिवर्तनों और क्रांतियों को पसंद नहीं करती है, उसे नए संविधान की कोई दरकार नहीं है। भारत के लोग पहले से ही निर्धारित कर दिए गए तरीकों पर काम करना पसंद करते हैं। वे मौजूदा सरकार को बहुत मजबूत बनाना चाहते हैं और सरकार तथा जनता के बीच संपर्क और बढ़ाना चाहते हैं। तो एक हिसाब से इनका स्टेटमेंट ये था। अब इनकी बात में कितना दम था कितना दम नहीं था, ये हम थोड़ा सा जब नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे समझेंगे तब आपको बताएंगे कि वाकई में ही उदारवादियों ने जो सिस्टम बनाया था वो टोटली क्या था, गलत था। तो आलोचनाओं में भी अपन डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है स्वशासन की प्राप्ति। अगला हमारी हेडिंग है स्वशासन की प्राप्ति। स्वशासन चाहते थे उदारवादी नेता, क्रमिक सुधारों के माध्यम से स्वशासन चाहते थे, जो बिल्कुल भी मेरे हिसाब से तो दोस्तों पॉसिबल था ही नहीं। उनकी ब्रिटिश शासन से अलग होने की मांग नहीं थी, ये ब्रिटिश शासन अलग नहीं होना चाहते थे और स्वशासन चाहते थे। कैसे हो सकता है? तो गांधी जी जब आए, गांधी जी का यही तो कहना था कि जब तक आप अंग्रेजों से टोटली दूरी नहीं बनाओगे, जब तक आप अंग्रेजों से आइसोलेट नहीं होगे, तब तक स्वशासन की मांग तो या स्वशासन आना तो असंभव है। तो लिखा हुआ है, फिर भी हम उदारवादियों की बात कर रहे हैं तो गांधी पर हम बाद में आएंगे। तो लिखा हुआ है कि उदारवादी ब्रिटिश शासन से अलग होने की मांग नहीं करते थे, बल्कि वे चाहते थे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की तरह ही भारत को अधिराज्य स्थिति यानी कि डोमिनेंट स्टेटस दिलाने मिले या उस दिलाने के पक्षधर थे वो। 1907 में इलाहाबाद में बोलते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने तो यहाँ तक कहा था कि मैं चाहता हूँ कि मेरे देशवासियों की स्थिति इस देश में वैसी ही हो जैसी अन्य लोगों की अपने देश में है। मैं चाहता हूँ कि भारत संसार में महान देशों में राजनीतिक, औद्योगिक, धार्मिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक तथा कला के क्षेत्र में अपना उपयुक्त स्थान ग्रहण करे। मैं यह चाहता हूँ कि ये समस्त आदर्श ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ही प्राप्त हों। तो गोपाल कृष्ण गोखले नो डाउट चाहते तो बहुत कुछ अच्छा थे, लेकिन यहाँ पर आकर आलोचना होती उनकी कि आदर्श ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ही प्राप्त हों। तो ये जो ही है ना दोस्तों, ये ही हमको परेशान करता है। तो ये चीज़ थोड़ी सी गलत थी। चलिए कोई बात नहीं, उनका जो स्टेटमेंट था उस समय ऐसी घटनाएं हुई या उस समय ऐसा लग रहा था कि कुछ चीज़ें हो सकती हैं, अंग्रेज लोग मान सकते हैं, बट नहीं माने तो उग्र राष्ट्रवाद आया। उसके बाद 6 पॉइंट दिया हुआ है, ब्रिटेन के भारत के साथ स्थायी संबंध पर बल। उदारवादी चाहते थे कि स्थायी संबंध पर बल मिले। उदारवादी नेता पाश्चात्य शिक्षा की देन थे, यानी कि उदारवादी लोग जो भी नेता थे, गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें हम, चाहे हम बात करें सुरेंद्रनाथ बनर्जी की, ये सबके सब नेता कहीं ना कहीं, या आप बात कर लीजिए दादा भाई नौरोजी की, ये नेता पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण किए हुए थे। इस वजह से पाश्चात्य सभ्यता मतलब अंग्रेजों का सिस्टम, अंग्रेजों का कल्चर, उनके विचार, उनकी संस्थाएं, जीवन पद्धति, ये सब उनके दिमाग में, उनके जहन में चल रही थी। शायद यही ये कारण होगा जिसकी वजह से अंग्रेजों के साथ विनम्र रहना चाहते थे। ब्रिटेन को भारतीयों के लिए वरदान मानते थे उदारवादी नेता। फिरोज शाह मेहता ने तो यहाँ तक कहा है कि इंग्लैंड और भारत का संबंध इन दोनों देशों और समस्त विश्व को आने वाली पीढ़ियों के लिए वरदान होगा। देखो नेता का नाम सामने आ गया, फिरोज शाह मेहता भी कौन थे? उदारवादी नेता। गोखले का भी मानना था कि हमारा भाग्य ब्रिटेन के साथ जुड़ा है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो। तो दोस्तों मिक्स्ड आंसर या मिक्स्ड टाइप की बात उस समय हो रही थी। ज़्यादातर लोग जो उदारवादी पक्ष के थे वो समर्थक थे टोटली और टोटली अंग्रेजों के लिए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय एकता पर बिल, लास्ट है हमारा। उदारवादी नेता राष्ट्रीय एकता पर बनाए रखने के लिए, बल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों का रूल अत्यंत महत्वपूर्ण मानते थे। उनका ये मानना था कि कांग्रेस में सभी धर्मों और जातियों के लोगों की सक्रिय भागीदारी से यह सिद्ध होता है कि वे उनके नेता हैं और सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करते हैं। चलिए दोस्तों इसके साथ आगे बढ़ते हैं। ये आप 7th हेडिंग भी इसकी देख लीजिएगा। वैसे तो अगर आपके लिए क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से अगर 5-6 पॉइंट भी लिख देते हैं, और क्वेश्चन कैसा आएगा कि उदारवादी नेताओं के सिद्धांत लिखिए, उदारवादी नेताओं के सिद्धांतों को समझाइए। तो आप ये अगर 5-6 पॉइंट भी लिख देते हैं तो मैं नहीं समझता कि आपको नंबर ना मिलें, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। आप बिलीव कीजिए और बहुत अच्छे चीज़ों को समझिए।
और जुड़े रहिए हमारे चैनल पर। आपको ऐसा बहुत सारा कंटेंट मैं अवेलेबल करवाऊंगा आने वाले कुछ समय में। चलिए, अगला हमारा हेडिंग है यहाँ पर उदारवादियों की उपलब्धियाँ। देखिए, हमने उदारवादियों की मूल्यांकन, या बोल सकते हैं हम लोग कि हमने उदारवादियों के सिद्धांतों को समझा कि उनके सिद्धांत क्या थे। अब उपलब्धि समझते हैं कि उदारवादियों ने क्या उपलब्धियां प्राप्त की। तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी कि उदारवादियों ने जो भी कुछ किया, उनकी जो भी उस हिसाब से उदारवादियों की अपेक्षाएं थी अंग्रेजों से, वो अपेक्षाएं कुछ हद तक तो पूरी हुई होंगी ना। तो उपलब्धियों के लिए दोस्तों हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को। और अगर आपका आज के वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रॉब्लम का, आपकी समस्या का निवारण हम कर सकें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।